हम लोगों को पता है सोसाइटी डाइवर्स है, डिस्प्यूट हो सकते हैं, बेसिक रूल्स चाहिए जिसको हर कोई माने और नहीं मानेगा तो पनिश करा जाएगा। उनका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, इवन गवर्नमेंट भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती, उनको वायलेट नहीं कर सकती। कि हम सबको एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना है, किसी के साथ शोषण नहीं करना है, सभी के पास आजादी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आजादी दूसरे की आजादी को नुकसान पहुंचाए। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे फीचर्स गिवन है जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है, बल्कि जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज करा है। कैसे चूज करा? हेलो माय ज्वालामुखी, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस बहुत ही अमेजिंग और स्पेशल से सेशन में। आज हम लोग लेकर आ गए हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। लेकिन खास बात यह है कि आज हम इस चैप्टर को अंडर 20 मिनट्स पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी बच्चों को फटाफट से इस चैप्टर को रिवाइज करना है उन लोगों को आज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है इस चैप्टर को पढ़ने की। तो जल्दी से चालू करते हैं। आप इस सेशन को 2x में लगा के भी देख सकते हो और भी ज्यादा तेजी से कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है। इन दो चीजों के क्वेश्चंस का हम लोग आंसर इस चैप्टर के अंदर देते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में बात करी जाती है, अगर मैं आगे चलती हूं, कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। सबसे पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। यहां पे एक बहुत ही गजब का एग्जांपल आप लोगों को दिया जाता है फुटबॉल मैच का। यार फुटबॉल के अंदर राइवलरी टीम्स जब एक दूसरे का आमना सामना करती हैं तो वो टीम्स एक दूसरे की दुश्मन है, लेकिन फिर भी वो साथ में इसलिए खेल पा रही हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे पे नहीं बल्कि गेम के रूल्स पे भरोसा है। उन्हें पता है कि अगर गेम में कोई फुटबॉल को हाथ से उठा के फेंकेगा गोल के अंदर तो उस इंसान को पनिश करा जाएगा। सिमिलरली हमारी कंट्री के अंदर भी हम लोग अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग एक देश का हिस्सा बन के रहते हैं, अलग भाषा, अलग धर्म, अलग लैंग्वेज को बोलते हैं, लेकिन फिर भी बेटा हम लोग साथ में इसलिए रह पाते हैं क्योंकि हमारे देश में कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है जिनको हर कोई मानता है और सबको पता है कि अगर इन रूल्स और रेगुलेशंस का पालन लोग नहीं करेंगे तो उनको पनिश करा जाएगा। इससे लोगों के बीच में एक भरोसा, एक ट्रस्ट, एक एश्योरेंस डेवलप होती है और सारे लोग एक साथ मिलके एक कंट्री का हिस्सा बन के रह पाते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हम लोगों को पता है सोसाइटी डाइवर्स है, डिस्प्यूट हो सकते हैं, बेसिक रूल्स चाहिए जिसको हर कोई माने और नहीं मानेगा तो पनिश करा जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि नतीजा कौन लेगा। सिंपल सी बात है, अगर एक मोनार्की है वहां पे राजा नतीजा लेगा, अगर एक डिक्टेटरशिप है वहां पे डिक्टेटर नतीजा लेगा, लेकिन हमारा देश तो एक डेमोक्रेसी है मैम। तो डेमोक्रेसी के अंदर जनता को डिसीजन लेना चाहिए, लोगों के पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी, पावर होनी चाहिए। पर दिक्कत की बात यह है क्या हमारा पूरा देश मिलके बैठ के हर एक डिसीजन ले सकता है? तो दैट इज एन इम्पॉसिबल टास्क। दैट इज द रीजन बेटा हम जो जनता है हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो कि हमारे बिहाफ पे, हमारी जगह पे हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं। तो दैट इज व्हाट हैपेंस। तो ये जो अथॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर जो दी जाती है कि पार्लियामेंट में जो लोग बैठेंगे वो लॉ बनाएंगे, वो डिसीजंस लेंगे, ये सारी अथॉरिटी जनता द्वारा दी गई है। जनता के पास डिसीजन मेकिंग पावर है, जनता ने अथॉरिटी अपने लीडर्स को दे दी और फिर वो लीडर्स हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। तीसरी चीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है दैट इज लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। भाई कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रहा है ना तो उस पर लिमिट भी लगा रहा है, उस पावर को रोक भी रहा है। यहां पर हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है वो कुछ भी आर्बिट्ररी तरीके से अपनी मन मर्जी से ना करे, इस वजह से गवर्नमेंट की पावर पे रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गवर्नमेंट की पावर पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। आप सभी को ये बहुत ही बेसिक सी बात तो पता है कि हम नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार होते हैं उनका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, इवन गवर्नमेंट भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती, उनको वायलेट नहीं कर सकती। तो एक तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट की पावर पे पाबंदी है, रिस्ट्रिक्शंस है। सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स लगाता है टू व्हाट द गवर्नमेंट्स कैन डू एंड व्हाट द गवर्नमेंट्स कैन नॉट डू। सिंपल सी बात है, ठीक है, ताकि जो सरकार है अपनी मन मर्जी से कुछ भी अनफेयर अनजस्ट ना करे, इसी चीज की वजह से इन लिमिटेशंस को लगाया गया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यहां पर एक और फंक्शन आता है, फोर्थ फंक्शन विच इज एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। यार बड़ी सिंपल सी बात है, हम जितने लोग इंडिया में रहते हैं हम सभी का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कोई ना कोई एस्पिरेशन होती है, चाह होती है, जरूरत होती है कि हम क्या चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या हो। सिंपल सी बात है, साउथ अफ्रीका के लोग एक समय पे चाहते थे कि वहां का रेसिज्म खत्म हो जाए, तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन उस रेसिज्म को खत्म करता है। इंडिया के अंदर एक समय पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चलता था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस जातिवाद को खत्म करता है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। सिमिलरली बेटा हमारे जितनी भी जनता है उन लोगों के कुछ एस्पिरेशंस है, गोल्स है, और उन सभी गोल्स को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा बना के देता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनके थ्रू, इन सभी चीजों के थ्रू
क्या कोशिश कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की, जनता की ये जो एस्पिरेशंस है इनको पूरा किया जा सके। लास्ट चीज आती है यहां पर, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन बेटा जो लास्ट चीज हम लोगों को प्रोवाइड करता है वो है एक पहचान। और कौन सी पहचान प्रोवाइड करता है? पॉलिटिकल, मॉरल और नेशनल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी का मतलब है कि जितने भी हम लोग एक देश का हिस्सा बन के रहते हैं, हम देश के कानून में विश्वास रखते हैं, देश के रूल्स और रेगुलेशंस को मानते हैं। तो इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस है, लॉज है, उन सभी को हम मानते हैं, उन सभी को हम फॉलो करते हैं। तो जब हर कोई इन रूल्स रेगुलेशंस को मानता है तो उनकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती है ना। सभी के पास राइट टू वोट है, सभी लोगों के पास वही सेम फंडामेंटल राइट्स है, तो हम सब वही फॉलो कर रहे हैं। तो दैट क्रिएट्स अवर पॉलिटिकल आइडेंटिटी। नेक्स्ट चीज आती है मॉरल आइडेंटिटी। अब यार बहुत सारे मॉरल फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि हम सबको एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना है, किसी के साथ शोषण नहीं करना है, सभी के पास आजादी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आजादी दूसरे की आजादी को नुकसान पहुंचाए। सो ऑल दीज थिंग्स आर द वैल्यूज दैट वी शेयर एज बीइंग द पार्ट ऑफ द सेम कंट्री। हम लोग इंडियंस हैं एंड हम इन सभी वैल्यूज को मानते हैं, शेयर करते हैं, इससे हमारी मॉरल आइडेंटिटी बनती है। और लास्ट चीज है हमारी नेशनल आइडेंटिटी। तो यार जब हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग इंडियन सिटीजनशिप को एंजॉय करते हैं, हम लोग कहीं और यूएसए की सिटीजनशिप को एंजॉय तो नहीं करते, उन सिटीजनशिप रूल्स लॉज को मानते हैं। तो दैट क्रिएट्स आवर नेशनल आइडेंटिटी, जो कि सबसे ऊपर होती है हमारे देश की आइडेंटिटी की वी ऑल आर इंडियंस। ओके, तो ये सारी आइडेंटिटी जो है ये भी हमें प्रोवाइड करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। अब यार ये तो हो गए फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने आंसर कर दिया है कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, पर हाउ, मतलब कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, चलिए उस चीज को भी देख लेते हैं। अब यार बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम सबसे ऊपर मानते हैं, सबसे ज्यादा सुपीरियर, सबसे ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट मानते हैं। ऐसा क्यों है? इतनी ज्यादा अथॉरिटी, इतनी ज्यादा पावर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों दी है? ये अथॉरिटी कहां से आती है? तो सबसे पहला पॉइंटर यहां पर है मोड ऑफ प्रोमलगेशन। मोड ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब है जिस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, जिस तरीके से और जिन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। अब आप लोगों को पता है कि हमारे बहुत सारे नेशनल लीडर्स, जो कि हमारे, हम बोल सकते हैं जब इंडिया को आजादी दिलवानी थी उस समय पे लड़ रहे थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने उस समय पे ही डिसाइड करके रखी थी कि जब भारत आजाद होगा तो ये सारी चीजें हमारे संविधान का हिस्सा बनेगी। यही नेशनल लीडर्स आगे चल के हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनते हैं, यानी कि वो ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है, वही लीडर्स जो कि देश को सबसे ऊपर मानते थे, वही लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को हटाकर, मतलब अपने लिए क्या सही है ये सब नहीं सोचा, देश के लिए क्या सही है ये सब सोचा। और ये लीडर्स काफी ज्यादा पॉपुलर थे, लोगों के बीच में बहुत पॉपुलैरिटी एंजॉय करते थे, काफी क्रेडिबिलिटी एंजॉय करते थे। क्रेडिबिलिटी मतलब भरोसा, जनता इन पे आंख बंद करके भरोसा करती थी। जनता को पता था कि जो इंसान अपने देश के लिए अपनी जान की बिना परवाह करे लड़ सकता है तो वो देश के भले के लिए ही सोचता है। तो यहाँ पे बेटा किसी भी वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है जनता के बीच में कि क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल है कि नहीं। वी हैव एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज मेड बाय दीज लीडर्स, और आज तक हम उसे फॉलो करते आ रहे हैं। दैट मींस कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कितने बढ़िया तरीके से बनाया गया है। ठीक है, क्रेडिबल, हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स, जो पब्लिक जिनको बहुत ज्यादा पसंद करती थी, भरोसा करती थी आंख बंद करके, उन लीडर्स द्वारा बनाया गया है, ना कि किसी मिलिट्री पावर या अनपॉपुलर ग्रुप ने बनाया है। नेक्स्ट चीज आती है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिलती है, दोज आर द सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका बेटा सिंपल सा ही मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी इंसान के पास एक रीजन है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मानता है। यार इक्वालिटी, सभी को इक्वालिटी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड गिवन है, मतलब एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है कि धर्मनिरपेक्ष देश होगा जहां हर धर्म को बराबर माना जाएगा, हर किसी को बराबर प्रायोरिटी दी जाएगी, किसी को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। उसी के साथ सबको आजादी देना, शोषण को हटाना, उसी के साथ हम लोग देखते हैं कल्चरल एजुकेशनल माइनॉरिटीज को राइट्स दिए गए हैं। तो एवरी पर्सन हु लिव्स इन आवर कंट्री हैज सम और द अदर रीजन जिसके थ्रू वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज व्हाट सब्सटैंटिव प्रोविजंस मीन। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे फीचर्स गिवन है जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है। एवरीवन हैज अ रीजन टू एक्सेप्ट इट, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चीज आती है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। यार हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमने उन्हें काफी ज्यादा बैलेंस तरीके से बना रखा है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर लॉ बनाने के लिए, एग्जीक्यूटिव लॉ को लागू करने के लिए, जुडिशरी न्यायपालिका, इन तीनों को सेम लेवल पे रखा है ताकि हर कोई एक दूसरे पे चेक रखे, हर कोई एक दूसरे पे नजर गड़ा के रखे कि कल को कोई भी हो, चाहे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, अपनी दी गई पावर से ज्यादा पावर एक्सरसाइज करने की कोशिश ना करे। क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गन अपनी पावर से ज्यादा पावर एक्सरसाइज करेगा तो बाकी नजर गड़ा के बैठे भाई वो उसे वहीं पर रोक लेंगे। इसी को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोला जाता है कि चेक भी रखेंगे और बैलेंस भी कर लेंगे ज्यादा पावर एक्सरसाइज
करने नहीं देंगे। ठीक है, साथ ही में बेटा हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे देश के अंदर सेंटर स्टेट यानी कि फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी होता है, अलग अलग लेवल्स के बीच में भी पावर को बांटा जाता है, इसके थ्रू भी हम चीजों को बैलेंस करके रखते हैं। अलॉन्ग विद दैट एक चीज याद रखना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जीता जागता दस्तावेज है, समय के साथ साथ इसको बदला जा सकता है, पर उसकी जो कोर वैल्यूज है, जिस बुनियाद पे वो संविधान बना है, उन्हें नहीं बदला जा सकता। कि कल को हम बोले कि भाई फंडामेंटल राइट ही बदल देंगे, नहीं, कोर वैल्यूज को आप नहीं बदल सकते। ठीक है, तो एक तरीके से आर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड इन द सेंस कि उसकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, कोर वैल्यूज है, रिजिड है उस सेंस में कि उसको बदला ही नहीं जा सकता, और कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल भी है कि कुछ चीजों को समय के साथ हम बदल भी सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं, चीजों को ठीक भी कर सकते हैं। तो इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जैसे एक जीता जागता इंसान समय के साथ साथ कुछ कुछ चीजें अपनी बदलता जाता है लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलता। सिमिलरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी बेसिक फीचर्स या कोर प्रिंसिपल्स को आप नहीं बदल सकते, बट कुछ कुछ चीजों को समय के साथ साथ बदल सकते हो। ओके, तो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में एक बैलेंस बना के रखता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आगे अगर मैं आती हूं, अब यहाँ पे अगला सवाल आता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे गया था भाई, ये बता दो। ठीक है, ये कोई चित्र तो है नहीं जिसको किसी आर्टिस्ट ने बना दिया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बल्कि और भी मेहनत से बनाया गया है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मली मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, अनडिवाइडेड इंडिया के लिए बनाया गया था, पार्टीशन होता है, उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने भारत के संविधान को लिखा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 299 मेंबर्स रह गए थे। ये 299 मेंबर्स बेसिकली बेटा पहली सिटिंग इनकी थी 9 दिसंबर 1946 में, 14 अगस्त 1947 को हम लोग देखते हैं कि दे रीअसेंबल्ड एज फॉर द डिवाइडेड इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यहाँ 14 अगस्त को जब हमारी आजादी हो ही गई थी, होने ही वाली थी मतलब, उसी दिन को ये लोग रीअसेंबल करते हैं। क्यों रीअसेंबल करते हैं? क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बट गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान वाला पाकिस्तान की साइड चला गया और हमारे में रह गए 299 मेंबर्स वर चोजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस। अब आपको यहाँ पे याद होगा कैबिनेट मिशन प्लान, सिंपल सी बात है, जो हमारे ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस थी, उन सभी प्रोविंसेस जिसको हम स्टेट्स भी बोल सकते हैं, उन प्रोविंसेस के अंदर एमएलएज होते थे जिनको जनता ने चुना था। जनता ने एमएलएज को चुना, एमएलएज ने सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना। तो यहां पे सिंपल सी बात है बेटा कि जनता ने डायरेक्टली नहीं बल्कि जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज करा है। कैसे चूज करा? कोटा था, 1:10 लाख, हर 10 लाख जनसंख्या पे एक मेंबर को आपको चूज करना है। तो अगर किसी एक प्रोविंस के अंदर सपोज 50 लाख लोग रहते हैं, वहां से 5 मेंबर्स को चूज करना होता था। कौन चूज करेगा? वहां के एमएलएस जो हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू जो है चूज करा जा रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। ऑल्सो रिजर्वेशन थी फॉर द मुस्लिम्स, फॉर द सिख्स, फॉर द जनरल। तो इस तरीके से सीट्स को डिवाइड करा गया था, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, हम लोग देखते हैं हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार तो हो गया था। कब तैयार हो गया था? ऑन 26 नवंबर 1949, लेकिन 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू करा जाता है, एनफोर्स करा जाता है। चलिए अब जरा आगे आते हैं और लास्ट चीज की यहां पे बात कर लेते हैं, प्रोविजंस अडैप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब हम सभी को ऐसा लगता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ओरिजिनल है, और ऐसा मानना भी चाहिए, यस इट इज ओरिजिनल, बट स्टिल बेटा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, इन्होंने बहुत से डिफरेंट वर्ल्ड की कंट्रीज से इंस्पायर होकर कुछ कुछ चीजें वहां से अडॉप्ट भी करी हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लाइंड इमिटेशन है कि हमने बस आंखें बंद करी, अच्छा यहाँ पे ये है, चलो चलो इसको भी लिख दो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर दो, भर्ती कर दो। नॉट एट ऑल। हम लोगों ने बेटा हमारी कंट्री के हिसाब से जो सही है उस चीज को परखा, देखा, अपने देश के हिसाब से चीजों को मोल्ड करा, चेंज करा, और फिर उसको हमने अडॉप्ट करा, फिर उसको हमने शामिल करा। यहां पर अगर मैं बात करती हूं तो देखो ब्रिटिश, यूएसए, आयरिश, फ्रेंच, कैनेडियन, इन सभी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ ना कुछ बोरो करा है। जल्दी से देखते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करती हूँ तो एफपीटीपी जो सिस्टम है, जो हमारा इलेक्शन का सिस्टम है, इसको भी हम पढ़ेंगे इलेक्शन वाले चैप्टर में, लेकिन एफपीटीपी सिस्टम, ठीक है, इसको हमने ब्रिटेन से उठाया है। उसी के साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिस तरीके से हमारा गवर्नमेंट बनता है, इलेक्शंस होते हैं, जनता चुनती है, रिप्रेजेंटेटिव्स जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, वहां पर मेजोरिटी जिसकी आती है वो सरकार बनाता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ की कानून का शासन चलेगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का जो रोल होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो वो सारी चीजें हमने ब्रिटेन से उठाई हैं। उसके बाद यूएसए की अगर मैं बात करती हूँ, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो हमने वहां से पिक करे। पर ऑब्वियसली सेम यूएसए के फंडामेंटल राइट्स हमारे सेम नहीं होंगे, हमने इंडिया के हिसाब से उनको मोल्ड करके हमारे लिए जो सही था उस चीज को हमने अडॉप्ट करा है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आप सभी को पता है कि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली है। जुडिशरी जो है
एक तरीके से किसी भी चीज को लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ निकालता है उस चीज को चेक कर सकता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ठीक है कि नहीं है, वैलिड है, इनवैलिड है। ठीक है, तो वो जो पावर है जुडिशरी की, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। उसी के साथ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी आजाद है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, ताकि वो फ्रीली तरीके से जस्टिस प्रोवाइड कर सके। तो ये सारी चीजें हमने यूएसए से उठाई हैं। उसके बाद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपीस, इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का सिंपल सा मतलब ये है कि कुछ गाइडलाइंस होती हैं बेटा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। ये गाइडलाइंस ऐसा नहीं है इनफोर्सिएबल है कि अगर गवर्नमेंट इनको पूरा नहीं करे तो हम कोर्ट के पास पहुंच गए कि देखो गवर्नमेंट ये काम नहीं करी। नॉट एट ऑल, हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। ये महज गवर्नमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट का मन करेगा तो वो उन पे काम करेगी, नहीं करेगा तो नहीं काम करेगी। पर अगेन ये हमारे एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए है। ऑलराइट, उसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से सभी को पता है, फ्रेंच, जब भी हम फ्रांस की बात करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, हमें तीन चीजें दिमाग में आती है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। वही तीन आइडियल्स जो है हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करे हैं। लिबर्टी मतलब आजादी, ठीक है, इक्वालिटी समानता, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। तो ये सारे आइडियल्स को हमने उठाया है। उसके बाद कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ रेसिडुअल पास। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर की पावर स्टेट के मुकाबले ज्यादा होती है। एंड आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स का मतलब है, आप सभी को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर स्टेट सभी की पावर को यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट अलग अलग लिस्टों में बांटा जाता है, ताकि सेंटर को पता रहे कि उसके पास क्या पावर है, स्टेट को पता रहे उसके पास क्या पावर है। तो यार यहां पे वही बात हो रही है कि यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट के अलावा भी एक चौथी लिस्ट को बनाया गया था, रेसिडुअरी लिस्ट, रेसिडुअल पावर्स जिसमें है। तो जितनी भी नई नई पावर्स आती रहती है उनको उस रेसिडुअरी लिस्ट में डाला जाता है, जिसपे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है। ये आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये रेसिडुअरी पावर्स वाली चीज भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पिक करी थी। आई होप कि सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई है। तो यार हमने ये पूरा चैप्टर अंडर 20 मिनट्स कंप्लीट कर लिया है। इस पे बहुत ही ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी बच्चों को। जल्दी से कमेंट्स में हमको बता दो कि अगला चैप्टर कौन सा देखना चाहते हो आप, और इसी तरीके के और भी सेशंस आप चाहते हो तो डू लेट मी नो। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा। एंड दिस इज योर रुजू मैम, योर ज्वालामुखी मैम, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।